हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयू, सीयूटी, बीएचयू, नीट, केवीपीआई और अन्य कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लास 11th के द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो रिसेंट में होने वाले एग्जाम्स हैं जैसे सीयू, सीयूटी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आप फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in से बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, and the given options are isolated metabolic reactions occurring in vitro, and option B as increase in mass from inside only, option C perception of events happening in the environment and their memory, and option D is increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। तो दिए हुए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। तो जो डिफाइनिंग फीचर्स होता है उसी को एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि यूनिक कैरेक्टर और ऐसा कैरेक्टर जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। तो आपको बता दें कि जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकरिंग इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, तो ये सब लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ये क्राइटेरिया पाई जाती है, इनके एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। एंड और साथ ही जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये भी आप देखेंगे कि जो मास है इसका एक्यूमुलेशन इनसाइड आउटसाइड, हमने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी देखे थे जहाँ पे सैंड माउंटेन्स ये सब भी ग्रो करते हैं अगर हम इंक्रीज इन मास को और इसको ग्रोथ को क्राइटेरिया कंसिडर करें। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये नॉन लिविंग लिविंग दोनों में पाए जाते हैं, मतलब ये सब एक्सेप्शन के केसेस इनमें आ जाते हैं। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट और इसकी मेमोरी, दैट इज जिसको कि कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है, द लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिम्स को हम कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से उसके किस एबिलिटी के आधार पे हम अनएक्सेप्शनली, यानी कि ये डिफाइनिंग फीचर की बात यहाँ भी हो रही है, यूनिक फीचर की बात हो रही है, ऐसे फीचर की जहाँ पे कोई एक्सेप्शंस न हो, उसको आधार पे हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं, किस एबिलिटी के आधार पे। तो ये जो पहला दिया हुआ है, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये तीनों के तीनों जो हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आते हैं। तो सिंपली हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ध्यान रखने हैं इस चैप्टर में, और इन्हीं के आधार पे हम आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में हमें याद रखना है तीन होते हैं, एक मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉन्शियसनेस। ये सारे हो गए हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। बाकी जो जनरल कैरेक्टर ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये सब आते हैं उसमें, तो ये हो गया ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये सारे के सारे ये लिविंग नॉन लिव, मतलब ऐसे कैरेक्टर हैं जहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनएक्सेप्शनली हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स से। तो वो है रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, और यही रेस्पॉन्सिवनेस टू टच और स्टिमुलाई जो हम कहते हैं, ये है लिविंग थिंग्स का
अनएक्सेप्शनल यानी कि यूनिक कैरेक्टर जिसके आधार पर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है नॉन लिविंग से। तो ऑप्शन डी दैट इज रेस्पॉन्सिबनेस टू टच, और उनका जो रेस्पॉन्स है स्टिमुलाई को लेकर ये होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, ऑप्शंस दिए हुए हैं सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक, मॉलिक्यूलर लेवल। तो सिंपल हमें ध्यान रखना है इस ऑप्शन के लिए, जो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने पढ़ा था सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर जाके बनता है ऑर्गेनिज्म। लेकिन इससे पहले भी कुछ आते हैं जिसमें सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, जिसको कि मॉलिक्यूलर लेवल हम कहते हैं, मॉलिक्यूल, उसके बाद से ये मतलब एटॉमिक लेवल, सेलुलर लेवल, तब ऑर्गेनिज्म लेवल आता है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल जो है ये आखिरी लेवल है, उसके पहले सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऐसे करके ये ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। और ऑप्शंस दिए हुए हैं मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका, कैरोलस लिनियस, मेंजिफेरा इंडिका लिनियस, मेंजिफेरा इंडिका। तो सिंपल हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था इसके रूल्स को। अब क्वेश्चन में पहले ही मतलब मेंशन किया जा चुका है कि इसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा ही डिस्क्राइब किया गया है। तो हमें मैंगो का नेम लिखना है, तो सिंपली हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ध्यान क्या रखना होता है कि जो जेनरिक और स्पेसिफिक नेम है उनको कैसे लिखते हैं। तो जेनरिक नेम जो होता है मैंगो का होता है मेंजीफेरा। इसको जो पहला लेटर है इसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और जो दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, उसमें इसका स्पीसीज है इंडिका, इसको स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। और यहाँ पे पहली बार लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, तो ये हम साइंटिस्ट के नेम को एब्रिविएट करके लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और जब हम इसको लिखते हैं तो अंडरलाइन भी करते हैं, और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, ताकि उनके लैटिन ओरिजिन को दर्शाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज मेंजिफेरा इंडिका लिनियस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। अब फिर वही रूल्स पूछे जा रहे हैं जो कि हमने पहले ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया अच्छे से। तो ये कह रहा है पहला ये कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। सही बात है, जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सही बात है, अभी हमने मैंगो का देखा, मेंजिफेरा जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका था। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, और उसको इटैलिसाइज भी किया जाता है, तो ये किया जाता है ताकि उसके लैटिन ओरिजिन को डिनोट किया जा सके। और ये जो आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है जेनरिक और स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो जेनरिक नेम है उसको कैपिटल से लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा मेंजी फेरा, तो यहाँ पे एम जो है ये होगा कैपिटल, और इंडिका में आई जो है ये होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल। तो दोनों में स्मॉल नहीं होता है, जेनरिक में कैपिटल होता है और स्पेसिफिक में यानी कि स्पीसीज में स्मॉल होता है। तो ये जो इनकरेक्ट है यानी कि जो आईसीबीएन के रूल्स के अगेंस्ट है, वो है ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। ऑप्शंस दिए हुए हैं नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एंड ऑप्शन डी इज फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो सिंपली क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था वही रूल्स पूछे गए हैं। और उसके जो सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स होते हैं हम लगातार पिछले 3 क्वेश्चन से ये डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जो इसके कंट्रोरी है यानी कि जो अगेंस्ट है यानी कि जो इनकरेक्ट है वही हमें यहाँ से ढूंढने हैं। तो नेम को
लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिसाइज किया जाता है, ये अभी हमने देखा, ताकि उसके लैटिन ओरिजिन को डिनोट किया जा सके। और जब उसको हाथ से लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, अभी हमने किया मेंजिफेरा इंडिका में है, आपने देखा अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल बताया उसमें, ये मेंजिफेरा, ये हो गया इंडिका, तो अंडरलाइन किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत है, उसको लैटिन ओरिजिन को दर्शाने के लिए उसको इटैलिसाइड भी किया जाता है, तो ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता। और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सही बात है, और जो सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया जीनस, ये स्पेसिफिक, बिल्कुल ही सही है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का और जो कंट्रेरी होगा नोमेनक्लेचर के रूल्स के, वो होगा ऑप्शन सी, कि बायोलॉजिकल नेम्स को हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूनिवर्सल रूल्स है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया आईसीबीएन स्टैंड्स पर, सिंपली फुल फॉर्म पूछ लिए गए हैं आईसीबीएन का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो ऑप्शन ए होगा। वैसे ही आपसे एग्जाम में आईसीजेडएन का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो ये प्लांट और एनिमल्स के नेमिंग के लिए ये इंटरनेशनल कोड बनाए गए हैं, बोटेनिकल और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है बायोसिस्टमेटिक्स एमसेट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन बी दिया हुआ है, डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स। ऑप्शन सी गिवन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies. And option D given as identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics. तो बायोसिस्टमेटिक्स इस नेम से ही पता चल रहा है, बायो यानी कि लाइफ, और सिस्टमेटिक्स ये हमने टेक्सोनॉमी पढ़ा था कि जो सिस्टमेटिक्स होता है ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन में ढूंढने हैं कि कहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई है, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ गया है कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसके फाइलोजेनी से वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम फील्ड ऑफ स्टडी, तो ये जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलेशनशिप के आधार पे जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, बायो यानी कि लाइफ, दैट इज ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे, उसके फाइलोजेनी के आधार पे, उसी को बायोसिस्टमेटिक्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, ऑप्शंस दिए हुए हैं एंगलर एंड प्रांटल, बेंथम, हुकर, वेसे एंड हचिंसन। तो ये बहुत ही मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा, जेनरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, ये बहुत सारी बुक्स हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इवन साइंटिस्ट के सिंपली नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बेंथम एंड हुकर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी दिया था, उसी पे इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जेनरा प्लांटेरम, तो ऑप्शन बी होगा नाइन्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जिसमें पूछा गया है कि लीनियस इज क्रेडिटेड विद, ऑप्शन दिए हुए हैं बायोलोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये सब किसने दिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो ये दिया था विलियम हार्वे ने, और माइक्रोस्कोप ये बहुत ही फेमस है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में जो बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन इसमें पाश्चर का नेम भी बहुत जगह मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अगर आप गूगल करेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट के नेम आते हैं। बस सिंपली हमें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होता है ये हमें ध्यान रखना होगा। साइंटिस्ट के नेम नहीं भी पूछे जाएंगे तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि लाइफ अराइज फ्रॉम लाइफ, यानी कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग
लाइफ से ही आती है, ठीक है। तो ये है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बाकी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, ये सब साइंटिस्ट का आप नाम याद रख सकते हैं। बायोजेनेसिस के थ्योरी भी साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है। बाकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी सीरीज में सेशन में देखे। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस दिए हुए हैं बेंथम हुकर, लिनियस, जूलियन हॉक्सले, एपीडिक, कैंडोले। तो बेंथम एंड हुकर जो थे, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। जूलियन हॉक्सले और लिनियस के बारे में आपको पता है कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और एपी डी कैंडोले ये है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्ड क्वाइंट किया था। तो इस क्वेश्चन में जो टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स है, इस पे रिलेटेड एक बुक लिखी थी, वो साइंटिस्ट थे जूलियन हॉक्सले। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जूलियन हॉक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। ऑप्शंस दिए हुए हैं फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। तो आपको पता है कि जो टोमेटो है और पोटैटो है, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली में, और फैमिली है सोलेनेसी। और इसमें मैक्सिमम वेजिटेबल्स से रिलेटेड फैमिलीज आती हैं। तो वेजिटेबल से रिलेटेड सोलेनेसी हो गया। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे उसके फैमिली लेवल पे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms, and option डी गिवन है रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो सिंपली स्पीसीज को हमें पता है कि ये इंटरब्रीड करते हैं, और ये जो है स्पीसीज जो है रियल बेसिक यूनिट है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन बी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है स्पीसीज के लिए वो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वैसे ही जो स्पीसीज है बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में जो स्पीसीज है लोएस्ट कैटेगरी तो है, लेकिन ये साथ ही बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली। तो दिए हुए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन लेस जनरल है इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो जो किंगडम है ये मोर जनरल होता है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर मतलब हमने ये पढ़ा है कंसेप्ट की कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाते हैं, यानी कि डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो स्पीसीज है ये लेस जनरल कैरेक्टर होता है एज कंपेयर टू जीनस। तो ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज, जीनस। तो ये बहुत ही सिंपल है, टैक्सॉन जो है एक ग्रुप है टैक्सोनॉमी का, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए हमने एक शॉर्ट निमोनिक्स तैयार किया है, ये आप याद रख सकते हैं, के पीसीओ एफ जी एस। ये आपको हर जगह इसी के आधार पे मैच करना है, के पीसीओ एफ जी एस। तो ये हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो यहाँ भी आपको देखना है प्लांट्स के लिए डिवीजन होता है। तो हम सबसे पहले डिवीजन को देखेंगे, तो ये हो गया डिवीजन। बाकी ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि फाइलम के बाद ऑर्डर आ गया है, फाइलम के बाद क्लास आता है, और क्लास के बाद फाइलम दे दिया है, यानी कि फाइलम पहले आता है। तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है, यहाँ पे सही शुरुआत हुआ है डिवीजन डिवीजन दोनों में। और डिवीजन के बाद हमें ध्यान रखना है कि फाइलम फिर क्लास। तो फाइलम नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी क्लास है, यहाँ भी क्लास है। अब फिर ऑर्डर आना चाहिए, यहाँ पे फैमिली आ गई, तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, ऑर्डर आएगा
फिर फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के मतलब निमोनिक्स के आधार पे हम ये, अगर आपको याद होगा सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो आप हर क्वेश्चन को, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप हमेशा सही करेंगे। और ये बात तो तय है कि ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सीयूसीटी में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन, जो कि रैंक को डिनोट करता है। ये हमने एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट इस लाइन को पढ़ा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। अगर आपको याद होगा इसी सेशन में हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्पीसीज जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 18 का, ऑप्शन ए, दैट इज स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बेरियम इज, ये पूछा गया है और ऑप्शन दिए हुए हैं प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके लिए तो भाई म्यूजियम होता है। और ये दूसरा दिया हुआ लिस्ट दैट enumerates methodically all the species found in an area with a brief description adding identification। तो ये भी इनकरेक्ट है, इसके लिए मोनोग्राफ ये सब होते हैं इसके लिए। और ये जो दिया हुआ है ऑप्शन सी, ये करेक्ट है, जहाँ पे ड्राई और प्रेस करके प्लांट स्पेसिमेन को माउंट किया जाता है, सीड्स पे फिर रखा जाता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है बुकलेट, जो है ये कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर और अल्टरनेट कैरेक्टर, ये हो गया। ये इसके लिए होता है, अल्टरनेट कैरेक्टर के आधार पे आप याद रखते हैं की। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा हर्बेरियम के लिए होगा ऑप्शन सी। सो 19 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जिसमें पूछा गया है बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। अभी हमने जो 19 का ऑप्शन डी देखा, वही फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं और इसके लिए हमने बताया की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 21, द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। ऑप्शन दिए हुए हैं डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, हाइट ऑफ द प्लांट। तो जो हर्बेरियम सीट होता है उसमें डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स ये सब मेंशन्ड होते हैं, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट नहीं मेंशन्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो हर्बेरियम का सीट होता है उसमें हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में कोई लेवलिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये सही है। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, बिल्कुल सही। बोटेनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन ए दिया हुआ है ये कलेक्शन होता है फोटोग्राफ्स का नहीं, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का, जिसको कि कील पिन करके रखा जाता है, मतलब लार्जर एनिमल्स को स्टॉक और प्रिजर्व किया जाता है। तो ये उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके फोटोग्राफ्स को नहीं रखा जाता है। ये म्यूजियम का यूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये सब में किए जाते हैं स्टडी पर्पज और रिसर्च के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो कि इनकरेक्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि कौन करेक्ट नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, one of the most important function of botanical gardens is that, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, they provide a beautiful area for recreation, can one can observe tropical plants there, they allow ex situ conservation of germ plants, provide the natural habitat for wildlife। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बोटेनिकल गार्डन्स का वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक्स सीटू, इन सीटू। तो जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं ये अलाउ करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट, जो कि उसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। ऑप्शन दिए हैं ह्यूमन बीइंग, टाइगर, लायन, फ्रॉग। तो ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से मेंशन्ड है, नोट करके आप ध्यान रख सकते हैं हमेशा कि कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स ओनली कैपेबल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। और आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वो है कि विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिम्स विथ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिसेलुलर, एल्गी, अमीबा, बैक्टीरिया। तो एनसीईआरटी में ये बिल्कुल अच्छे से मेंशन्ड है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है उसमें जो हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ है ये सिनोनिम्स होता है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो ये थे आज के सेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 से क्वेश्चन हो सकते थे, सीयू, सीईटी, बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, ये थे क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अन्य जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहें, चैनल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।